वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस सकोला। देखिए, इसके पहले लेक्चर में हमने ईएमएफ सीरीज को स्टडी किया था। ईएमएफ सीरीज में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, उनको मैंने अभी यहाँ पे समराइज किया है। देखो, जब हम ईएमएफ सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसआरपी की वैल्यू कम होती है, मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन कम होता है, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होता है मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति कम हो जाती है, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन कम खींचेंगे मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कम करेंगे, मतलब उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी जो ईएमएफ सीरीज में ऊपर है, जो मिडल में उनकी कम होगी, एंड जो बॉटम में उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। ये पॉइंट हमने देखे थे। दूसरा ये भी पॉइंट देखा था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ईएमएफ सीरीज में एसआरपी कम होता है। एसआरपी का कम होना मतलब एसओपी का बढ़ना। एसओपी बढ़ रही है मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की ताकत बढ़ रही है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रिड्यूसिंग पावर गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो आपको बॉटम में जाना पड़ेगा। मॉडरेट रिड्यूसिंग पावर वाले एजेंट चाहिए तो मिडिल रीजन में आना चाहिए, और अगर आपको वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? टॉप ऑफ द ईएमएफ सीरीज को जाना पड़ेगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये निकाल के रखिएगा या फिर अपने नोट्स में ये लिख के रखिएगा। मतलब जब आप देखोगे इसे तो कंफ्यूज होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अपनी ईएमएफ सीरीज थी, और हमने टेंटेटिवली ये भी देखा था कि जब हम ईएमएफ सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक्चुअली हम पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, मतलब पी ब्लॉक टू एस ब्लॉक जाते हैं। मतलब अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो आप ये देखेंगे क्लियरली कि सबसे टॉप में ईएमएफ सीरीज के कौन होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होंगे? टॉप में। उसके नीचे कौन होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, बराबर है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, वो भी उनके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो उनकी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी भी कम होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाई देंगे हमें ईएमएफ सीरीज में पी ब्लॉक के नीचे। उसके नीचे दिखाई देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक से कम मेटालिक है एफ ब्लॉक वाले, एंड एफ ब्लॉक के नीचे दिखाई देंगे एस ब्लॉक वाले। तो ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन होगा कि आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट ऊपर दिखाई देंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट नीचे, एफ ब्लॉक के और नीचे, एंड एस ब्लॉक के सबके नीचे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम ईएमएफ सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम पी ब्लॉक टू एस ब्लॉक जाते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अब ईएमएफ सीरीज तो लर्न करना हमसे नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज हैं, इसलिए आपको एक अंदाजा आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा भाइयों? जो राइट हैंड साइड पे है ईएमएफ सीरीज में वो ऊपर होगा, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ईएमएफ सीरीज में नीचे होगा। आपको ईएमएफ सीरीज में ऊपर कौन है और नीचे कौन है इसका अंदाजा आ गया तो आप आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हो, बराबर है। इसलिए हमें रिलेटिव पोजीशंस मालूम चाहिए, और इसलिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के टर्म में ईएमएफ सीरीज को देखा था। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऊपर, डी ब्लॉक के नीचे, एफ ब्लॉक के और नीचे, और सबसे नीचे रहेंगे एस ब्लॉक के। तो आपको पीरियोडिक टेबल में रिलेटिव पोजीशन मालूम रही एलिमेंट्स की तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, बराबर है। अब हमें ईएमएफ सीरीज लर्न करने से क्या फायदा होगा, इसलिए ईएमएफ सीरीज के क्या करने हैं? एप्लीकेशंस देखने हैं। ऑलरेडी हमने कुछ एप्लीकेशन देख भी लिए हैं। अब हमने यहाँ पे देखा है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एसआरपी कम होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट करने में आसानी होगी ईएमएफ सीरीज से। तो अब हमें ईएमएफ सीरीज के एप्लीकेशंस क्या है वो देखना है। ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स देखे भी हैं, तो पहला देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं, कभी हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, कभी हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, कभी हमें बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करना पड़ेगा, कभी पावरफुल तो कभी मॉडरेट तो कभी माइल्ड। तो हमें
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे हैं ये ईएमएफ सीरीज से पता चलता है। तो वी कैन सिलेक्ट प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आवर गिवन कन्वर्शन, फॉर आवर गिवन रिएक्शन। तो उसके लिए हमें मालूम है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसआरपी कम होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर कम कम होती है। अगर आपको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो आप ईएमएफ सीरीज के टॉप में जाओ, वहां पे आपको एक से बढ़कर एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। माइल्ड चाहिए तो थोड़ा सा नीचे आओ, और वीकेस्ट चाहिए तो और थोड़ा सा नीचे आओ। मतलब आपको किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो आप ईएमएफ सीरीज से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ईएमएफ सीरीज हेल्प अस टू सिलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम पहला एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो with the help of EMF series we can select proper oxidizing agent for our given desired conversion। स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए कि माइल्ड चाहिए वो हमें कौन बताता है, ईएमएफ सीरीज। ऊपर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिडल में मॉडरेट और नीचे माइल्ड, बराबर है। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दूसरा एप्लीकेशन है सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको रिडक्शन करना है, किस तरह का रिडक्शन करना है? कभी हमें कंप्लीट रिडक्शन करना पड़ता है, कभी पार्शियल रिडक्शन करना पड़ता है, तो कभी बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे रिएक्शन में हमें किस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, तो फिर वो सिलेक्ट करने के लिए हमें ईएमएफ सीरीज मदद करती है। देखो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसआरपी कम हो रही है, एसआरपी कम हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ते जा रही है, बराबर। as SRP decreases tendency to undergo reduction decreases, means in other word tendency to undergo oxidation increases, means tendency to lose electron increases, मतलब tendency to reduce other increases। SRP अगर कम होगा तो दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं SRP is inversely proportional to क्या है, RP। तो एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपी है, तो एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आरपी है। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह का चाहिए वो हम देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमें स्ट्रांग चाहिए तो हमें जिनका एसआरपी सबसे कम है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एसआरपी कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, एसआरपी ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर कम, एंड एसआरपी सबसे ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। मतलब आपको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहां देखने को मिलेंगे, बॉटम में, मॉडरेट कहां मिलेंगे, मिडल में, एंड वीक कहां मिलेंगे, टॉप में। तो इस तरह से हमें किस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है वो हमें ईएमएफ सीरीज से मिल जाएगा। तो ईएमएफ सीरीज हेल्प अस टू सिलेक्ट अ प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ गिवन केमिकल कन्वर्शन। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, ईएमएफ सीरीज का। तीसरा एप्लीकेशन है, हम E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। E0 सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें मालूम है E0 सेल का फार्मूला, और आईपीसी सिस्टम ने हमें बताया कि जब आप E0 सेल निकालोगे तो दोनों इलेक्ट्रोड के, कैथोड और एनोड के, क्या लेना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल लेना चाहिए। वी हैव टू टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब E0 सेल की बात कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमारी इलेक्ट्रोजेनिक सेल जो भी होगी हम उसे देख लेंगे। एनोड कौन है, कैथोड कौन है पता है, तो एनोड कौन है, कैथोड कौन है ये पता है, तो हम एनोड और कैथोड का एसआरपी ईएमएफ सीरीज से देख लेंगे और उसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे। कैथोड की एसआरपी यहां पे रखेंगे, माइनस करके एनोड की एसआरपी यहां पे रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ सीरीज वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मालूम चाहिए एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मालूम चाहिए। दोनों की एसआरपी वैल्यू मालूम चाहिए, और दोनों की एसआरपी हमें कहां से मिल जाएगी, ईएमएफ सीरीज से मिल जाएगी। इसलिए बिना सेल बनाए, बिना सेल रिएक्शन कैरी आउट किए हम E0 सेल कैलकुलेट कर सकते। ये भी एक एप्लीकेशन है। विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, विदाउट यूजिंग एनी सेल, वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बस इमेजिनरी है, दिमाग में हमारे सेल बन गई, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये हमने दिमाग के अंदर ही सिलेक्ट कर लिया। तो कैथोड के जगह पे कैथोड का एसआरपी, एनोड के जगह पे एनोड का एसआरपी, वैल्यू रख के हमें क्या मिलेगा, E0 सेल मिलेगा।
उसके बाद ईएमएफ सीरीज का इस्तेमाल करके हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब रेडॉक्स रिएक्शन है मतलब वो सेल में होगी, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी ये भी हम बता सकते हैं। देखो हम E0 सेल निकाल सकते हैं। इफ E0 सेल इज फाउंड टू बी पॉजिटिव तो सेल रिएक्शन क्या होगी रे? स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब बिना सेल कंस्ट्रक्ट किए, बिना सेल रिएक्शन कैरी आउट किए हम E0 सेल थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। कैथोड एनोड मटेरियल हमारे दिमाग में सिलेक्ट हो गया, कैथोड कौन है एनोड कौन है सिलेक्ट हो गया, हम उनकी SRP EMF सीरीज से सिलेक्ट करेंगे और E0 सेल निकालेंगे। अगर E0 सेल पॉजिटिव आता है मतलब जो रिएक्शन हमारे दिमाग में चल रही है वो होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। एंड इफ E0 सेल इज फाउंड टू बी निगेटिव, इसका मतलब वो सेल काम नहीं करेगी, रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। मतलब ईएमएफ सीरीज का इस्तेमाल हम सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ये बता सकते हैं। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है इन सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है इन सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमने क्या लिखा था? SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, बराबर है। SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। अब SOP के टर्म में भी बात कर सकते हैं। जिसका SOP ज्यादा मतलब उसकी ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो SOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RP एंड SOP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसका SOP ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी होगी, तो दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा दूसरे को, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। SOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RP एंड SOP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OP। ये भी एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OP एंड SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RP, बराबर है। तीसरा हमने देखा था वी कैन कैलकुलेट E0 सेल, एंड चौथा देखा था वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द गिवन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो ये पहले दो एप्लीकेशन पर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं देखिए। हाउ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन दीज टू एप्लीकेशंस। तो आपको 4 एलिमेंट्स दिए जाएंगे ABCD और उनके SRP वैल्यूज दिए जाएंगे 0.5, -0.1, -0.05 एंड 0.34। SRP वैल्यूज दिए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और आपको बोला जाएगा अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर और अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, बराबर है। तो हमें 4 एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनके SRP वैल्यूज के साथ और पूछा जाएगा कि इनको अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। अब देखो हमें SRP और रिड्यूसिंग पावर का रिलेशन मालूम है। SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। जिसका SRP ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, जिसका SRP कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो हम देखेंगे SRP सबसे कम किसका है? इसका। SRP सबसे कम C का है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद B का नंबर आएगा, उसके बाद D का नंबर आएगा और सबसे लास्ट आएगा A। देखो A का SRP सबसे ज्यादा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। तो ऐसे आपको 4 एलिमेंट्स दिए जाएंगे और चारों के SRP वैल्यूज दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो आप SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर इस रिलेशन का इस्तेमाल करके सीक्वेंस लगा सकते हो। या फिर पूछा जाएगा अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब हमें मालूम है SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसका SRP ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा SRP किसका है भाई? A का, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद D का, उसके बाद B का और सबसे कम C का। तो ज्यादा SRP वाला जो होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, जिसका SRP कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कम। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे SRP पे, SOP पे, सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये जो रिलेशंस है ये दोनों रिलेशंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। इधर फोकस कीजिएगा, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OP एंड SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RP।
वैसे ही एसओपी के लिए, एसओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी, बराबर है। या फिर आपको इसी पर ऐसा सवाल दिया जाएगा, देखो एक सवाल पूछा जाएगा, 4 एलिमेंट्स दिए जाएंगे और उनका एसआरपी दिया जाएगा, और उनका एसआरपी दिया जाएगा। 4 एलिमेंट्स दिए हैं और चारों का एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है, 3 के एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे और किसी एक का नेगेटिव रहेगा। और ऐसे में वो आपको पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एसआरपी की। हमने चारों एलिमेंट्स देखे उनके एसआरपी वैल्यू के साथ और देखा कि मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। मैक्सिमम वैल्यू एसआरपी की पॉजिटिव है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन है, नॉन मेटल है। मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन है, नॉन मेटल है। अब कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा भाई, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कौन सा नॉन मेटल फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, बराबर है। इसलिए द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का टैग किसको लगेगा, ए को, बराबर है। तो आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है ये ढूंढो, ऐसा जब बोला जाएगा तो आपने सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स के जो एसआरपी वैल्यू है उनके तरफ देखना कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है या नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है मतलब आपको नॉन मेटल को सामने रख के आंसर देना पड़ेगा। अगर समझो ए बी सी डी ऐसे 4 एलिमेंट्स दिए हैं, उनका एसआरपी भी दिया है, एक का -0.7, -0.1, एक का +3.5 और एक का -0.05। अब जब आप सीरीज को देखेंगे तो आपने नजर दौड़नी चाहिए वैल्यू के तरफ, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मैक्सिमम एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स मेटल्स है, क्योंकि मेटल का ही एसआरपी नेगेटिव आता है। मतलब आपको यहां पे आंसर देना पड़ेगा मेटल्स को सामने रख के, मतलब जिसका एसआरपी कम है वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहां पे देखो सबसे कम एसआरपी किसका है, ए का, मतलब इसका एसआरपी सबसे कम है, मतलब ये बहुत ज्यादा मेटेलिक है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, जब ऐसा पूछा जाएगा तो आपको वैल्यूज की तरफ देखना है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से वैल्यूज का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉजिटिव वैल्यू का है तो आपको नॉन मेटल को सामने रखकर आंसर देना है, जिसका एसआरपी ज्यादा वो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन नेगेटिव वैल्यू का है, 4 में से 3 वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आपको अब आपका आंसर देना पड़ेगा मेटल्स को सामने रखकर। कौन सा मैक्सिमम मेटल्स है इसमें से, मैक्सिमम मेटल्स है इसमें से, तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, तो वो मेटल जो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। और कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मेटेलिक होता है, जिसका एसआरपी कम होता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तब आपको इस तरह का टेक्निक लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम कौन सी वैल्यूज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो देखना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आपको मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट को रिएक्टिव बोलना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपको मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किसको बोलना पड़ेगा, जिसके एसआरपी सबसे कम है उसे बोलना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको फर्स्ट 2 एप्लीकेशन पर। तीसरा एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, चौथा एप्लीकेशन भी क्या है, बहुत आसान है। हम E0 सेल कैलकुलेट करके स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन बता सकते हैं, बराबर है। इसके बाद और भी हमें कुछ एप्लीकेशन देखना है। ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लिख लेना चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाउ मेटल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज है डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ डिजायर्ड ईएमएफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज इज डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ डिजायर्ड ईएमएफ। अब समझो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और वो चलता है, लेकिन उसे चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए बैटरी का, वो चाहिए 4 वोल्ट का। मतलब वो कम से कम 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी पर चलता है, सेल पर चलता है। तो अब हमें ऐसी गैल्वेनिक सेल बनानी पड़ेगी
ऐसी इलेक्ट्रोजेनिक सेल बनानी पड़ेगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट। अब हम ईएमएफ सीरीज की तरफ जाएंगे और ऐसा कैथोड और ऐसा एनोड सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट। मतलब हमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा कैथोड एंड कौन सा एनोड देगा वो ईएमएफ सीरीज से पता चल जाएगा, तो हम डिजायर्ड ईएमएफ वाली गैल्वेनिक सेल डिजाइन कर सकते हैं। देखो अब ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा कैथोड का रोल प्ले करेगा और नीचे वाला एलिमेंट हमेशा एनोड का रोल प्ले करेगा, क्योंकि कैथोड वो होता है जिसके पास रिडक्शन होगा, बराबर है, और एनोड होता है जिसके पास ऑक्सीडेशन होता है। तो एनी इलेक्ट्रोड विच इज प्रेजेंट अबव इन ईएमएफ सीरीज ऑलवेज एक्ट्स एज द कैथोड एंड एनी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज ऑलवेज एक्ट्स एज द एनोड। तो ईएमएफ सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट है वो कैथोड का रोल प्ले करेगा और जो नीचे है वो क्या करेगा, एनोड का रोल प्ले करेगा। तो हम ऐसा कैथोड और एनोड सिलेक्ट करेंगे ईएमएफ सीरीज में जिनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होंगी, 4 वोल्ट होंगी। मतलब हमें कौन सा कैथोड सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा एनोड सिलेक्ट करना चाहिए ताकि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिले, ये भी ईएमएफ सीरीज से सिलेक्ट करते आता है, प्रेडिक्ट करते आता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ डिजायर्ड ईएमएफ। तो ये ईएमएफ सीरीज के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी चाहिए, एनी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट अबव इन ईएमएफ सीरीज ऑलवेज एक्ट्स एज अ कैथोड एंड द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज ऑलवेज एक्ट्स एज अ एनोड। तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। तो एक नेक्स्ट एप्लीकेशन था। इसके बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखना है, कौन सा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा ये भी हम ईएमएफ सीरीज के चलते प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी कि नहीं, ये भी हम बता सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। अब हम ईएमएफ सीरीज देखेंगे तो ईएमएफ सीरीज में जिंक ईएमएफ सीरीज में नीचे है एंड कॉपर क्या ईएमएफ सीरीज में ऊपर है। इसका मतलब क्या है, कॉपर की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। जब भी कॉपर की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है ऐसा बोला जाएगा तो आपको कॉपर का एटम कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेटल है भाई, और मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। मेटल नेवर फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन, बराबर है, पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए कोई भी मेटल नेगेटिवली चार्ज आयन तैयार नहीं करता। तो कॉपर रिडक्शन में जाएगा, इसका मतलब क्या, तो कॉपर का कटायन रिडक्शन में जाएगा। जब भी कोई मेटल रिडक्शन में जा रहा ऐसा बोला जाएगा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि उस मेटल का कटायन रिडक्शन में जा रहा है, बराबर है। तो कॉपर रिडक्शन में जा रहा है मतलब सी डाई पॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, एंड जिंक का ईएमएफ कम है, उसका एसआरपी वैल्यू कम है, मतलब उसकी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी कम है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जिंक का एटम है और उसकी एसआरपी वैल्यू कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यही लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन कॉपर डाइपॉजिटिव आयन क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट में वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द गिवन मेटल डिस्प्लेसमेंट विल ऑकर और नॉट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम बोल सकते हैं एनी मेटल एटम present below in EMF series can displace any other metal cation from its solution present above it in EMF series। कोई भी मेटल का एटम जो ईएमएफ सीरीज में नीचे है वो ऊपर वाले मेटल के कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसा हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं, इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, कौन सा, एनी मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल कटायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन प्रेजेंट अबव इट इन ईएमएफ सीरीज। तो नीचे वाले मेटल का एटम ऊपर वाले मेटल के कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बराबर है। तो दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं, मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस मेटल हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये भी हम ईएमएफ सीरीज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, मेटल्स हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस मेटल्स हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। ये हम स्टेटमेंट याद रखेंगे, बराबर है, ध्यान में आया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एनी मेटल एटम प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल कटायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन प्रेजेंट अबव इट इन ईएमएफ सीरीज। तो इस तरह से हम रिलेटिव पोजीशन मेटल की क्या है ईएमएफ सीरीज में, ये देखकर क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा, कॉपर प्लस AgNO3, कॉपर प्लस ट्वाइस AgNO3 gives a CuNO3/2 प्लस ट्वाइस Ag। ये रिएक्शन मैंने बोर्ड पर तो लिखी है, क्या ये असल में होगी, क्या एक्चुअल में रिएक्शन होगी? तो मैंने ईएमएफ सीरीज में कॉपर और Ag की पोजीशन देखी, तो कॉपर नीचे है और Ag ऊपर है। कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एनी मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू। तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, मेटल्स हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस मेटल्स हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मतलब नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के कटायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट हमें याद रखना पड़ेगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। डू यू गॉट इट? तो क्या याद रखेंगे आप, मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू, बराबर है। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल कटायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। क्या आयन CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? तो हमने रिलेटिव पोजीशन देखी आयन और कॉपर की, तो हमने आयन का नेल लिया और उसे कॉपर लिया और उसे FeSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब कॉपर क्या Fe को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा? तो हम अगेन क्या देखेंगे, ईएमएफ सीरीज देखेंगे और रिलेटिव पोजीशन देखेंगे। तो हमने देखा कि कॉपर ऊपर है और Fe नीचे है, मतलब कॉपर नीचे वाले Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऊपर का मेटल नीचे वाले मेटल कटायन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो एनी मेटल प्रेजेंट अबव इन ईएमएफ सीरीज कैन नेवर डिस्प्लेस एनी मेटल कटायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन प्रेजेंट बिलो इट इन ईएमएफ सीरीज। तो ऊपर वाले मेटल के एटम नीचे वाले मेटल के कटायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करते। कैसे ध्यान में रखेंगे भाई हमें? तो देखो, एक एग्जाम हुई और उस एग्जाम में बच्चे बैठे और रिजल्ट भी लगा। रिजल्ट लगा, एक बच्चा आ गया फर्स्ट मेरिट, दूसरा बच्चा आ गया सेकंड मेरिट, तीसरा बच्चा आ गया थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट, ऐसी मेरिट लिस्ट लग गई। लेकिन किसी कारण के चलते वो एग्जाम क्या हो गई, कैंसिल हो गई। दूसरी री एग्जामिनेशन का तय हुआ कि भाई पेपर लीक हो गए, ये लीक हो गया, कुछ तो भी हुआ प्रॉब्लम, और एग्जाम अब वापस से होने वाली है। अब सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा डरेगा? फर्स्ट मेरिट वाला। वो डरेगा इसलिए, पहले एग्जाम में तो यार मैंने अच्छा किया था, मैं फर्स्ट मेरिट आया था। अब फर्स्ट मेरिट वो अपनी रैंक खोना नहीं चाहता, उसके मन में अपने रैंक के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है। अब इस फर्स्ट मेरिट वाले बच्चे का रैंक कौन डिस्प्लेस कर सकता है? सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। इन्होंने अगर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की तो सेकंड एग्जाम में ये भी पहले आ सकते हैं, बराबर है। अब इसके सामने अपनी रैंक सेव करने की नौबत आ पड़ी है। क्या फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा कभी ऐसा कहेगा कि यार मैं फर्स्ट मेरिट आ गया और फर्स्ट नंबर मेरा एनिमी नंबर है, मेरा मतलब क्या है, अनलकी नंबर है, मैं फर्स्ट मेरिट नहीं आना चाहता, मैं फर्स्ट मेरिट आ गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को फोर्थ मेरिट डिक्लेयर कर दो, मैं फोर्थ मेरा लकी नंबर है। क्या ऐसा कोई बच्चा बोलता है? क्या यहाँ पे न्यूमरोलॉजी देखा जाता है? नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी को देखकर चलते हैं वो लोग भी फर्स्ट मेरिट आना चाहते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि 12 तारीख को मेरा जन्म हुआ है, मतलब 3 मेरा लकी नंबर है, तो मैं फर्स्ट मेरिट नहीं, मेरे को थर्ड मेरिट डिक्लेयर कर दो और किसी दूसरे को फर्स्ट मेरिट डिक्लेयर कर दो। ऐसा कभी नहीं होता। ऊपर वाला बच्चा नीचे जाना नहीं चाहता, लेकिन नीचे वाले बच्चे ऊपर आना चाहते हैं। वैसे ही नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल कटायन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल कटायन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मेटल्स हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू कैन नेवर डिस्प्लेस मेटल्स
फ्रॉम देयर सॉल्यूशन हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू, मतलब जिनका एसआरपी ज्यादा है वो लोअर एसआरपी वाले मेटल को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करा करते। एक स्टेटमेंट हमें याद रखना पड़ेगा, द मेटल्स हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू कैन नेवर डिस्प्लेस द मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू। ऊपर वाले मेटल एटम नीचे वाले मेटल कैटायन को कभी डिस्प्लेस नहीं करते। तो एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बराबर है। तो एक स्टेटमेंट हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गिवन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं। क्या जब मैं NaF को Cl2 के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या NaCl और F2 तैयार होगा कि नहीं होगा, ये रिएक्शन भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसे बोला जाता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिस तरह से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन भी होगी कि नहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे NaF है मतलब F नेगेटिव है, और यहाँ पे Cl2 है मतलब Cl2 0 है। अब हमें मालूम है EMF सीरीज में F ऊपर है एंड Cl नीचे है, मतलब F की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है एंड Cl की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है। तो ऑलरेडी F यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा है, अब इसकी क्षमता नहीं है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी क्षमता कम है फ्लोरीन से। तो ऐसा Cl2 जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता फ्लोरीन से कम है वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है। मतलब नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बराबर है। नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन वही अगर मैं NaCl प्लस F2 करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, NaF प्लस Cl2 मिलेगा। कैसे? अब देखो F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और Cl की है -1। अब कंपटीशन लगेगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, Cl के सर पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कंपटीशन लगेंगी Cl और F2 के बीच में। Cl भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, F2 भी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा होती है, जो EMF सीरीज में ऊपर है। F2 ऊपर है और Cl नेगेटिव नीचे है। तो F2 की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है क्लोरीन से, तो F2 क्या करेगा, Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खुद किस में कन्वर्ट होगा, F नेगेटिव में। और बेचारे Cl नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन लूज करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, इसलिए वो किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले नॉन मेटल के अनायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, एनी नॉन मेटल हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी अदर नॉन मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू। मतलब मेटल के तुलना में एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनी नॉन मेटल हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी अदर नॉन मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। Non-metal having lower SRP value can never displace any other non-metal having higher SRP value. तो नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल के अनायन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले नॉन मेटल अनायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा जो एग्जैक्टली अपोजिट टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Any non-metal having higher SRP value can displace any other non-metal from its solution having lower SRP value. बराबर है, मतलब ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले नॉन मेटल के अनायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ईच एंड एवरी नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, क्योंकि F2 के ऊपर कोई है ही नहीं, F2 के ऊपर कोई है ही नहीं, F2 के सारे नॉन मेटल नीचे ही है। मतलब फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ईच एंड एवरी नॉन मेटल। मतलब मैं H2O प्लस F2 करूंगा तो मुझे HF मिलेगा और O2 मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन ऊपर है और O नेगेटिव, O डाई नेगेटिव नीचे है। तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ईच एंड एवरी नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट नो वन कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फ्लोरीन के ऊपर कोई है नहीं, तो फ्लोरीन को उसके कंपाउंड से कोई नहीं निकाल सकता। वो ध्रुव तारे के जैसा अधड़ है, बराबर है, उसको कोई हटा नहीं सकता उसके पोजीशन से। तो हम याद रखेंगे फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ईच एंड एवरी नॉन मेटल अनायन फ्रॉम
देयर कंपाउंड बट नो वन कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बराबर है। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो क्या आपको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? एक बार वापस से मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, एनी नॉन मेटल हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी अदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू। साऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर वरचा नॉन मेटल खालच्या नॉन मेटलच्या अनायनला त्याच्या सोल्युशन मधून डिस्प्लेस करतो, पण खालचा नॉन मेटल वरच्या नॉन मेटल अनायनला डिस्प्लेस करू शकणार नाही। फ्लोरीन सबको डिस्प्लेस कर पाएगा लेकिन फ्लोरीन को कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा। बराबर है। तो ये है। वैसे मेटल में भी हम बोल सकते थे लिथियम कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बट नो मेटल कैन डिस्प्लेस लिथियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो लिथियम सारे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन लिथियम को कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्यूशन से, क्योंकि लिथियम सबसे नीचे है इसलिए। तो लिथियम कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बट नो मेटल कैन डिस्प्लेस लिथियम। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बट नो नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। बराबर है। तो लोअर एसआरपी वाला मेटल हायर एसआरपी वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है, ये मेटल के लिए। और नॉन मेटल के लिए एग्जैक्टली उल्टा, हायर एसआरपी वाला नॉन मेटल लोअर एसआरपी वाले नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो ये है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड मेटल डिस्प्लेसमेंट। और एक एप्लीकेशन है, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गए। अब मेटल डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा कि नहीं, H2 गैस इवॉल्व करेगा कि नहीं, ये हमें देखना है। अब हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्लेस बिलो हाइड्रोजन इन एमएफ सीरीज। बहुत सारे मेटल गिने चुने ही मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे कि Ag पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव, Hg डाई पॉजिटिव। बराबर है। Au ट्राई पॉजिटिव। तो गिने चुने नोबेल मेटल के कटायंस ऊपर है, बाकी सारे मेटल के कटायंस क्या है? H पॉजिटिव के नीचे है। तो क्या जिंक HCl में डिसॉल्व होगा? अब इस H को मैं यहाँ पे मेटल समझ लेता हूँ, तो समझ लो HCl इज अ सॉल्ट ऑफ मेटल H, ऐसा बोल सकता हूँ। हाइड्रोजन को मैं मेटल समझूंगा तो HCl को मैं मेटल सॉल्ट बोल सकता हूँ। बराबर है। अब देखो जिंक नीचे है EMF सीरीज में और हमें बताया क्या गया मेटल डिस्प्लेसमेंट में, कोई भी नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। मतलब जिंक को जब मैं HCl में डाल दूंगा तो HCl में वो रेडिली डिसॉल्व होगा और H2 गैस क्या करेगा? तैयार करेगा। मतलब हमें ये याद रखना है कि जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे रखे हैं, मतलब जो भी मेटल का SRP नेगेटिव है, वो सारे डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होकर क्या करते हैं? H2 गैस इवॉल्व करते हैं। तो आपको ये भी बताते आएगा कि गिवन मेटल एसिड में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो आपको याद रखना है एनी मेटल हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू, that is any metal which is placed below hydrogen in EMF series dissolves in acid with evolution of H2 gas। लेकिन उसके लिए एसिड क्या चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए। एसिड क्या चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, एटसेट्रा। बराबर है। एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो तो फिर अलग बात होती है। तो आपको यह याद रखना है the metals having negative SRP value, that is the metals which are placed below hydrogen in EMF series readily dissolves in non-oxidizing acid like HCl, H2SO4 and evolve H2 gas। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। तो हम बता सकते हैं कि गिवन मेटल एसिड में डिसॉल्व होगा कि नहीं, H2 गैस इवॉल्व करेगा कि नहीं, लेकिन इसके लिए हमारे एसिड्स क्या चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए। तो आप नेक्स्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं, प्रेडिक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मेटल इन डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। द मेटल्स हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू, दैट इज मेटल्स व्हिच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन EMF सीरीज रेडिली डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट एसिड व्हिच आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर विथ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड किसे बोलते हैं? HNO3 को। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बहुत भयानक अनस्टेबल है वो। नाइट्रोजन जैसा नॉन मेटल उसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बहुत भयानक अनस्टेबल होगा। बराबर है। तो ये रेडिली रिड्यूस होगा और ये खुद रिड्यूस होगा, मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोला जाता है।
इसलिए HNO3 को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोला जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब मैं मेटल को HNO3 में डिसॉल्व करूंगा तो क्या मेटल डिसॉल्व होंगे, क्या H2 गैस तैयार होगा? अब ये हमें प्रेडिक्ट करना है। हमने क्या बताया था, जिस मेटल का SRP निगेटिव है, मतलब जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में रेडिली डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के साथ साथ H2 गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के जगह पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया, जैसे कि HNO3। ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? मैंने इसका रीजन भी बता दिया। नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल पर जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है, उस पर पॉजिटिव OB+5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, वो बहुत भयानक अनस्टेबल है और इसलिए रेडिली रिड्यूस होता है, ये रेडिली रिडक्शन में जाता है और जो भी रिडक्शन में जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। ऑलरेडी देख चुके हैं हम, इसलिए HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो क्या हमारे मेटल्स जिनका SRP निगेटिव है डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व होंगे? और डिसॉल्व होंगे तो क्या वो H2 गैस तैयार करेंगे? तो इसका जवाब है, जब भी हम मेटल्स हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू डाइल्यूट HNO3 में डालेंगे तो डिसॉल्व तो होंगे लेकिन H2 गैस तैयार नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? The metals having negative SRP value, that is metals which are placed below hydrogen in EMF series, dissolves in HNO3 also, but never produce H2 gas. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि HNO3 में दो स्पेसीज है, H पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव। अब जब मैं मेटल को, जिंक जैसे मेटल को या किसी भी नेगेटिव SRP वाले मेटल को HNO3 के सॉल्यूशन में डालूंगा, मतलब H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन के सॉल्यूशन में डालूंगा, तो यहाँ पे जिंक तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीडाइज होने वाला अकेला है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। जिंक अकेला है ऑक्सीडाइज होने वाला, ये तो ऑक्सीडेशन में जाएगा ही, ये तो इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा और लूज करके किस में कन्वर्ट होगा? Zn डायपॉजिटिव आयन में। लेकिन इसने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन रेडिली कौन गेन करेगा? तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठा है और NO3 नेगेटिव का N, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार बैठा है। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता किसकी ज्यादा है? तो जब हम रिलेटिव टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन देखते हैं तो वहां पे बाजी कौन मारता है? NO3 नेगेटिव का N+5। नाइट्रोजन +5 में है भाई, बहुत भयानक अनस्टेबल है और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत H पॉजिटिव से भी ज्यादा है। इसलिए NO3 नेगेटिव रेडिली क्या होता है? रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन लूज करता है और उस लूज किए हुए ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव आयन कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं? H2O। तो जहां हम नेगेटिव SRP वाले मेटल को जब हम HNO3 एसिड में डालेंगे तो वहां पे वो मेटल डिसॉल्व तो होगा लेकिन वहां पे H2 गैस तैयार नहीं होगा। H2 गैस के बदले में वहां पे H2 तैयार होता है। तो भाई रिडक्शन में गया कौन? तो यहाँ पे प्रिफरेंशियली रिडक्शन में कौन जाता है? NO3 नेगेटिव आयन जाता है। रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन से भी ज्यादा है, इसलिए प्रिफरेंशियली NO3 नेगेटिव आयन अंडरगो रिडक्शन and get reduce and H positive get combined with oxygen to form H2O। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, whenever metals having negative SRP value are added to the oxidizing acid like HNO3 dissolves but never evolve H2 gas, instead of that they form H2O। वो क्या करेंगे? H2O तैयार करेंगे, वो H2 गैस कभी तैयार नहीं करेंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट का फंडा लगा सकते हैं, एनी मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो इन EMF सीरीज कैन डिस्प्लेस एनी मेटल कटायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन प्रेजेंट अबव इट इन EMF सीरीज। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट का फंडा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। HNO3 वाली बात आपको याद रखना है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, व्हेन मेटल्स आर एडेड टू HNO3 व्हिच स्पीशीज प्रेफरेंशियली अंडरगो रिडक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए H पॉजिटिव की NO3 नेगेटिव। योर आंसर शुड बी NO3 नेगेटिव। डू यू गॉट इट? तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड के बारे में बात कर सकते हैं। अब और भी कुछ प्रेडिक्शंस है जो हम EMF सीरीज से कर सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रोजेनिक सेल तैयार की तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो क्या करेगा? कैथोड का रोल प्ले करेगा और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा एनोड का रोल प्ले करेगा।
When electrogenic cell is constructed, then the electrode which is present above in EMF series always acts as a cathode, and the electrode which is placed below in EMF series always acts as a एनोड। बराबर है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा रोल प्ले करेगा? वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, क्योंकि वो कैथोड जैसा भी एक्ट हो सकता है और एनोड जैसा भी एक्ट हो सकता है। SHE को मैंने ऊपर वाले मेटल के साथ, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया तो SHE एनोड का रोल प्ले करेगा। तो when standard hydrogen electrode is connected with elements having higher SRP, then SHE acts as a anode. When standard hydrogen electrode is connected to elements having positive SRP value, having higher SRP value, then SHE acts as a anode. And when SHE is connected to the elements having lower SRP value, that is negative SRP value, then SHE acts as a cathode. तो जब मैं SHE को नेगेटिव SRP वाले इलेक्ट्रोड के साथ कपल करता हूं तो SHE कैथोड का रोल प्ले करेगा। जब मैं SHE को पॉजिटिव वैल्यू वाले इलेक्ट्रोड के साथ कपल करता हूं तो SHE एनोड का रोल प्ले करेगा। मतलब SHE रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। सारे इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है सिवाय फ्लोरीन के और लिथियम के। लिथियम हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, फ्लोरीन हमेशा रिड्यूस ही होगा, इसलिए ये दो छोड़ के इलेक्ट्रोड क्या है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है, सिवाय दोनों के, एक लिथियम और एक फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाता किसी के भी साथ, ये हमेशा रिडक्शन में ही जाएगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। लिथियम हमेशा ऑक्सीडेशन में ही जाएगा, वो कभी रिडक्शन में नहीं जाएगा, चाहे उसे किसी के भी साथ कपल करो, इसलिए लिथियम इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, ये हमेशा एनोड का काम करेगा। तो लिथियम ऑलवेज सर्व एज एनोड, इट नेवर एक्ट्स एज कैथोड, मतलब ये इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट्स एज अ कैथोड, इट नेवर सर्व एज अ एनोड, इसलिए फ्लोरीन भी क्या है? इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। बाकी सारे बीच में रखे हुए क्या है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। डू यू गॉट इट? तो इस तरह के ये एप्लीकेशंस थे EMF सीरीज के, और कुछ एप्लीकेशंस है मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।